नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 34 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वह है हलासन। हलासन के बारे में हम जानेंगे। चित्र आप देख रहे होंगे, ये हलासन है। हलासन को कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, उन सब बातों को हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। हलासन। हलासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए, कोई भी आसन क्यों ना हो, उसका शब्दार्थ क्या है और नामकरण क्या है। इस आसन में अंतिम स्थिति भारतीय हल के समान होने के कारण इसे हलासन के नाम से पुकारा जाता है। हल आप देखते होंगे, बलराम जी का जो अस्त्र है, तो वो क्या है, वो हल है। तो बलराम जी का जो सबसे पहले उनका हथियार देखो, बलराम जी का कंधे पर जो पहले पुराने किसान लोग सभी हल चलाते थे बैल के साथ जोड़ करके, वही इस तरह से आकृति हमारी इसकी बनती है। दूसरा नाम इसका देखें तो संस्कृत में इसे हलासनम, हिंदी में हल आसन और अंग्रेजी में प्लो पोज योगा के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी के साथ अब हम देखेंगे इसका पूरा आसन क्रम कैसे किया जाता है। ये सर्वप्रथम पीठ के बल एक तान लेट जाएं। आपने इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखा होगा, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के बाद पीछे ही तो पांव मिलाने होते हैं, वह बन जाता है हलासन। तो हमारा विधि ज़्यादातर वही है, सर्वप्रथम पीठ के बल आपने एक तान लेटना है। उसके बाद पूरक करते हुए श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कुंभक के साथ, और फिर दोनों पाँव को धीरे धीरे 30 डिग्री तक लेकर जाकर रोकना है और श्वास आपको छोड़ देना है। फिर पुनः दोबारा से पूरक यानी श्वास को भरेंगे और रोकेंगे और एक साथ 90 डिग्री तक लेकर जाएं और रेचक यानी श्वास को छोड़ देना है। तत्पश्चात यानी उसके बाद पूरक करते हुए यानी श्वास को भरते हुए अपनी पीठ को उठाएं और दोनों हाथों की हथेलियों से सहारा दें। रेचक यानी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरुदंड को मोड़ते हुए बीच में से मोड़ना है और दोनों पांव के पंजों को भूमि पर स्पर्श करा देना है। भूमि पर स्पर्श कराने के बाद दोनों हाथों की हथेलियां भूमि पर स्पर्श करके रखें। जमीन पर जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, नीचे भूमि पर स्पर्श रहेंगी और पाँव का जो पंजा है वो भूमि पर स्पर्श रहेगा, न कि पाँव की अंगुलियां सीधी स्टैंडिंग में रहेंगी, बिल्कुल सीधा। उसके बाद अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रखना है, मंद गति से रखना है, शीघ्रता से नहीं लेना। काल अवधि कितना समय इसको होल्ड करना है, 15 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक। वह नियमित अभ्यासियों के लिए अब समय नियमित धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। और इसका जो आसन का चित्र है वो यही है जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। आसन का ये चित्र है, इसके समान आपने अपने शरीर की आकृति बनानी है। प्रभाव, इसका सबसे पहले जो प्रभाव है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव के अंदर ये अभ्यास मेरुदंड को सुदृढ़ और उससे संबंधित समस्त मांसपेशियों को लचीला बनाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये मांसपेशियों को लचीला बनाता है और कमर को मजबूती देता है। जठराग्नि को उद्दीप्त करता हुआ तथा भोजन का उचित पाचन करता है, जिससे अभ्यासी दीर्घ काल तक युवा बना रहता है। भोजन अच्छा पचेगा, अच्छा रस बनेगा तो ऐसा पूरा शक्ति बनेगी, धातु बनेगा। इसलिए बुढ़ापा आने में एक ही कारण होता है, उसका पाचन अब कमज़ोर होता जाता है आयु के साथ, जिससे उसकी शक्ति कम बनती है और वो थकान अनुभव करता करता एक जरावस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद स्नायु तंत्र को बलिष्ठ बनाना।
स्नायु तंत्र को बलिष्ठ बनाता है ये अभ्यास, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आलस से रहित हो जाता है और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जीवन में उत्साह भरता है। आप कोई भी कार्य हाथ में लेंगे करने के लिए तो आप उसे बड़े ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ पूर्ण करेंगे, बीच में भागेंगे नहीं। ये इस आसन के अभ्यास से दृढ़ता आपके अंदर आती है। अतिरिक्त चर्बी को कम करके अजीर्णता, आपके पेट की, चाहे कमर की, साइड की, पूरी कमर की, पीठ की, कंधों की अतिरिक्त चर्बी को ये कम करता है। और अजीर्णता जो रहती है पाचन तंत्र से संबंधित, तो वो आपका ठीक होगा, भोजन से ही पचने लगेगा। कोष्ठबद्धता, कब्ज ठीक रहेगी। गुल्म रोग यानी पेट के अंदर आपको हवा भरना, गैस बनना, वो इत्यादि सब नहीं होगा। मधुमेह, शुगर, बवासीर, आपका बवासीर के और ग्रीवा से संबंधित रोग और सिर दर्द वालों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। जिनका सर दर्द रहता है तो ऐसे जनों को ये अभ्यास बहुत ही प्रभावशाली रहता है। प्रभाव में नेत्र ज्योति में वृद्धि करता है ये अभ्यास। और बालों का पकना व न झड़ना, बाल पकते नहीं हैं और न टूट करके गिरते हैं, बिल्कुल अच्छे रहते हैं। मुखमंडल की आभा को बढ़ता है शरीर के अंदर। जब आप पूरा ऐसा करते हैं चेहरे का ग्लो बढ़ता है, चेहरे पर एक दिव्यता आती है। मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिलता है। पूर्ण कभी मस्तिष्क थकान अनुभव नहीं करेगा, मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिलता है। साधक की प्रज्ञा और बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, वह इसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, विवेक जागृत होने लगता है और गर्भाशय को बलिष्ठ बनाता है। ये गर्भाशय को बलिष्ठ, साथ ही साथ ऋतु धर्म को भी ये नियमित करता है। कद में वृद्धि में सहायक है। ये आपका हाइट को बढ़ाने का कार्य करता है। कद वृद्धि होती है, क्यों? क्योंकि आपकी पूरी मेरु की दंड, जो पृष्ठ भाग हमारा पश्चिम को उत्तानता है, पृष्ठ भाग को खींचता है, जिसके बिल्कुल आपके स्नायु, जो आपकी मेरु बोन है, बोन मेरु को बिल्कुल अच्छे से ये एक एक्टिव करता है, जिससे पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह है, स्नायु तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये सब अच्छे से काम करते हैं और ये सब के सब आपके हाइट में काम करते हैं। मानसिक स्तर पर जो प्रभाव है, मनोविकृत उत्तेजनाएं हैं, जिसमें शीघ्रता से क्रोध आना, चिड़चिड़ापन रहना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सब बातें जो हैं मनोविकृत हैं, तो उनको ये ठीक करने का काम। और काम वासनाओं के संवेग, एक बहुत ज़्यादा शरीर में एक कामुकता का जो भाव, विचारों को ये शांत करता है, मन को शांत रखता है, एकाग्र करता है। इसलिए सभी, चाहे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को ये अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनका मन एकाग्र होकर शिक्षा में, पढ़ाई में मन लग पाए और अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सके। तो ऐसे सारे के सारे अभ्यास विद्यार्थी जीवन में बहुत ही लाभकारी हैं। आध्यात्मिक स्तर की देखें तो चित्त को शांत करके अध्यात्म की ओर अग्रसित करता है, मन को शांत करता है और चित्त उससे भी सूक्ष्म है, उसको शांत करके, उसके सारे विकारों को शांत करके आगे अध्यात्म को अग्रसित करता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में इस आसन की बहुत बड़ी भूमिका है। कुंडलिनी यानी आपका पृष्ठ भाग पूरा यदि एक्टिव होगा, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी, ईड़ा पिंगला का प्रवाह, रक्त का प्रवाह अच्छा जब होगा तो कुंडलिनी जागृत अपने आप हो जाएगी। तो वो और ग्रीवा, आपका विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, इससे सब संबंधित हैं, कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देखेंगे तो पूरा पृष्ठ भाग, कंधों का, पेट का, उदर से संबंधित पूरा नितंब प्रदेश की सारी मांसपेशियां, अपर थाइस की मांसपेशियां, इनके नाम के साथ आपको संकेत दिखाए गए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। देखिए, ये सब की सब मांसपेशियां इसके अभ्यास से सुदृढ़ होती है, उनमें लचीलापन आता है और जिससे अंदरूनी जो रक्त का प्रवाह है वो ठीक होने लगता है। शरीर में स्टिफनेस जो है, अकड़न जो है, भारीपन है, ये सब समाप्त होकर के शरीर में एक सॉफ्टनेस आता है, जिससे पूरा शरीर हल्का अनुभव करता है। दृढ़ता तो आती ही है, मांसपेशियां मजबूत होने के कारण दृढ़ता आती है, पर
सॉफ्टनेस के साथ अंदरूनी हड्डियों में दृढ़ता आती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ स्टिफ नहीं होती, टाइट नहीं होती। ये इसका विशेष प्रभाव होता है। और चक्रों पर प्रभाव देखें तो इसका मूलाधार चक्र है सबसे पहले, मूलाधार चक्र, फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुर चक्र इससे प्रभावित होता है, और उसके बाद अंतिम है विशुद्ध चक्र। इन चारों चक्रों को ये एक आसन मात्र आपके प्रभावित होता है, तभी ये कुंडलिनी जागृत करने में ज़्यादा सहायक है, क्योंकि मूलधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इन तीनों को विशेष प्रभावित करता है, जिससे पूरा पाचन तंत्र, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका मूलाकाम पीठ, जो आपका पूरा वासनाएं, चित्त को शांत कर देता है, जिससे आगे का विशुद्ध मार्ग खुलता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व खुलने के पूरा ये पंच तत्वों का पूरा विलय होने के बाद फिर अंतिम जो आगे आता है षट चक्कर जागृत अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से इस आसन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर पर। और ग्रंथियां भी देखें तो ये स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र से संबंधित 3 ग्रंथियां, जनन शुक्र ग्रंथि जो है, जनन ग्रंथि है और शुक्र ग्रंथि है, ये हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है वहीं पर। और वृक्क एड्रिनल जो ग्लैंड है ये भी आपके स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र जो है ये अवटु परावटु एड्रिनल आपका ये थायराइड ग्लैंड है। और एक क्लोम यानी आपका मणिपुर चक्र से संबंधित जो है वो आपका आता है, वो पैनक्रियाज वाला नहीं, इसमें मणिपुर आंतों से संबंधित आपका पेट का पाचन से संबंधित ये क्लोम का निशान दिखाया गया है। ये ग्रंथि भी इसके अभ्यास से प्रभावित होती है, और ये सक्रियता के साथ एक अच्छे काम के साथ सशक्तिकरण करके अपना अच्छा रिजल्ट देती है। इसका जो भी काम होता है इन ग्रंथियों का वो अच्छा होता है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य और भी अच्छा बन जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास हैं, उनमें से सबसे पहले आता है, इस आसन को करने से पहले आपको सेतु बंद आसन का अभ्यास करना है। सेतु बंद जब अभ्यास कर लेंगे तो आपके कमर में ठीक, फिर द्विचक्रिका यानी आपने पाँव से साइकिलिंग करना, साइकिलिंग चला लेना है, जिससे आपकी कमर में, पीठ में थोड़ा बल बढ़ जाए। अर्ध सर्वांग आसन, आपने हाफ अपने पाँव को उठा करके रोक करके रखना, ये अर्ध सर्वांग आसन की स्थिति है। और विपरीत करनी जो मुद्रा है वो इस तरह से होती है, यानी आपने 65 डिग्री एंगल में आप अपने पाँव को रखेंगे और हाथों से कंधों बीच पीठ का सहारा देना। विपरीत करनी मुद्रा भी अपने आप में एक हठ साधना में बहुत बड़ी मुद्रा है, जिसमें अपान और प्राण का मिलन होता है और जिससे अमृत का प्राप्ति होती है क्षय न होते हुए। और ये अब बहुत अच्छा मुद्रा है, ये अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद का आगे का स्थिति बन जाता है वो हलासन। इसलिए तीनों चारों का अभ्यास आपने पहले कर लेना है, जो नए अभ्यासी हैं उन सब के लिए। आसन के पश्चात हम कौन सा अभ्यास करें? जैसे आसन आपका पूरा होगा उसके बाद मत्स्य आसन करना है आपने। मत्स्य आसन जरूर करना है ताकि गर्दन आपका बिल्कुल बैलेंस में आ जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं चित्र में मुड़ा हुआ है आगे की ओर, इसमें जालंधर बंद लग जाता है बिना कहे। यह अभ्यास ऐसा है हलासन का, सर्वांग आसन का, जालंधर बंद अपने आप लगता है। आपकी ठुड्डी है कॉलर बोन के स्पर्श हो जाती है, आपकी जो ये कॉलर बोन जो है आपका, इसके स्पर्श होने से जालंधर बंद बन जाता है। तो जब हम विपरीत करते हैं गर्दन को तो आपको मत्स्यासन करना पड़ेगा। सेतु बंदासन भी करना पड़ेगा ताकि कमर को बीच में से उठाना, जिससे आराम मिले। जठर परिवर्तन आसन, कमर को दाएं बाएं बीच में से जठर को परिवर्तन करना, इससे मेरुदंड को फिर से आराम मिलता है, रक्त का प्रवाह और अच्छा हो जाता है। इन तीनों प्रकार के आसन आपने अभ्यास के बाद कर लेना है, जरूर करना है। और सावधानियां देखें तो ये उच्च रक्तचाप, हाई बीपी वालों को नहीं करना, हृदय रोगी जो है उनको नहीं करना, यकृत जिनको है जिनका यानी वह तिल्ली में वृद्धि,
जिनका लीवर कई बार होता है कि स्वेलिंग कर रहा है, लीवर बढ़ रहा है, स्प्लीन में वृद्धि वाले व्यक्तियों को ये अभ्यास मना किया गया है, नहीं करना। और साथ ही साथ गर्दन के खूब सारे दर्द हैं, आपका पूरा सर्वाइकल फर्स्ट से लेके 7 तक जितने भी इसमें मनके होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई भी विकार है, उनको नहीं करना। एक और ध्यान रखना है, जिनके गले में थायराइड बढ़ा हुआ है, गांठें बनी रहती हैं बड़ी बड़ी, ऐसी स्थिति में वो कैसे कर पाएंगे? उनको चाहे सर्वांगासन है चाहे आपका ये हलासन है, वो ऐसी स्थिति में नहीं कर पाएंगे, उनको करना भी नहीं है। उरोवेदना है, साइटिका, कमर दर्द हुआ, चाहे आंत्रवृद्धि यानी आपका हर्निया है, चाहे प्रोस्टेट की समस्या है, मूर्छा आ रही है आपको खूब, ऐसी स्थिति में आपको ये अभ्यास नहीं करना। गर्भावस्था ऋतुकाल में आसन मना किया गया है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है इससे, तो आपका अपान वायु, जब हमारा ऋतु धर्म काल में अपान वायु एक्टिव होता है, वह सक्रिय होता है, तो हमें उल्टा उसको प्राण की ओर नहीं लेके आना, उसका ये ध्यान रखना। गर्भावस्था के अंदर भी हमारा अपान वायु एक्टिव रहता है, तो इन दोनों में अपान वायु के विपरीत आपको ये नहीं लेके आना, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए कहा जाता है यदि आपका शौच से आप निवृत्त नहीं हुए तो आपका पेट में शौच की ऐसा इच्छा है और आप ये हलासन करें, सर्वांग आसन करें, तो वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, गलत हो जाता है। विपरीत प्रवाह नहीं दिलवाना, वायु का वेग जिस तरफ है उसको पहले एक पूर्ण करना है। हलासन के पश्चात उसका पूरक आसन जो है, आप भुजंगासन, मत्स्य आसन, जो अभी पहले मैंने आप बता चुका हूँ वही है, उसका अभ्यास जरूर करना है। और ग्रीवा शिथिल बनाकर गर्दन आपको ढीला छोड़कर रखना, घुटनों को आपको सीधा रखना है, पंजे आप देख रहे होंगे इसी तरह से सीधा। शीघ्रता से पाँव को न उठाएं, यानी आसन जब करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करना। प्रारंभ में काल में पाँव को मोड़ कर भी आप उठा सकते हैं, पाँव फोल्ड करके एक साथ न उठे सीधे, तो पाँव फोल्ड करके भी ला सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आप पीछे पाँव को, बस इतना ध्यान जरूर रखना है, घुटने न मोड़ें, चाहे भूमि पर पाँव रखे जाएं या न जाएं, पर आपने घुटने नहीं मोड़ने, इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अब आगे इसी के वीडियो हम देखेंगे। अभी आप देखेंगे हल आसन का वीडियो, ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हाथ अपने थाइस के पास रखना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे रोक करके आपने पाँव को उठाया और यहीं से आपने श्वास लेकर छोड़ा, फिर पुनः श्वास भरते हुए 90 डिग्री तक अर्ध हलासन की स्थिति में आपको आना है सर्वांग की। फिर यहाँ से दोबारा से श्वास भरा पुनः और अपने आप को उठाया, और एक बार जैसे हमने सर्वांग आसन किया वैसे ही अपने आप को सर्वांग आसन की स्थिति में लेकर के जाना है। दोनों पाँव को पूरा ऊपर की ओर खींचना, जितना अच्छा सर्वांगासन होगा हलासन वैसे ही होगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे लाना, हाथों को देखिए एक बार इंटरलॉक लगा करके मिलाना, और ताकि हाथ अपने कंधों से बाहर न निकले। पंजों को सीधा कर देना, ऐसे पंजों को स्टैंडिंग पोस्चर में नहीं रखना, पंजों को पूरा सीधा फैला देना, कमर आपकी सीधी रहने की कोशिश करें और पंजे बिल्कुल सीधे, हाथों को आपस में नज़दीक रखने की कोशिश करना, कंधों से ज़्यादा बाहर ना आए, कंधों से ज़्यादा अंदर न मिले, अंतिम स्थिति में रुके रहना। फिर वापस जब आएँ, वापस बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे अपने पाँव को वापस लेकर आएँ। अब वापस से आपको सर्वांगासन में जाने की आवश्यकता नहीं, अर्ध सर्वांगासन की स्थिति में आए। चाहें तो आप पवन मुक्तासन से पाँव को फोल्ड करके भी आ सकते हैं, नहीं तो धीरे 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 अपने पाँव को नीचे लेकर आते जाना है। श्वास अंतिम में आपने छोड़ देना है पूर्णतया। ये हुआ आपका हल आसन का अभ्यास, और इसी के साथ कुछ अब और देखने वाले हैं विशेष बातें। अभी हम हल आसन कैसे करते हैं और उसको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, इसकी कुछ विशेष बातों को ध्यान देंगे। सबसे पहले आप अपने स्थान पर सीधे लेटे हुए हैं, सम्यक स्थिति में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, कहीं कोई बॉडी में शरीर में बल ना रहे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए शरीर, इस बात को एक बार देखना है।
और स्थान समतल हो, भूमि भी समतल रहे, ऊपर नीचे झुकाव न रहे दाएं बाएं। ये बात आपने चेक करने के बाद एड़ी पंजे सब मिले, पाँव की हाथों की स्थितियाँ, गर्दन स्थितियाँ, ये एक आपका प्रारंभिक है। प्रारंभिक मतलब जब हम कोई भी आसन में जाते हैं उस समय आसन की स्थिति कैसी है, पहला नंबर ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण होती है। आगे की बीचों बीच वो स्थितियाँ ठीक नहीं होती। यदि आप टेढ़ा है तो टेढ़ापन ही रहेगा, गर्दन सही नहीं है तो गर्दन टेढ़ी ही रह जाएगी। तो ये सब कुछ आप चलने से पहले, जैसे हम घर से पहले निकलते हैं, कोई निर्णय लेके निकलते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या क्या रास्ते में काम लेने हैं, तो पहले से अपना पैकिंग करके निकलते हैं। ऐसे ही जब आसन की जब आप यात्रा करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो पहले ये पूर्व आपको अच्छे से समझ लेना है कि मेरे को जाना है तो पहले कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। एड़ी पंजे मिलाने हैं, सब कुछ मिला करके व्यवस्थित करके अपने को चलाना है। सेकंड स्टेप के अंदर क्रमबद्धता है, इसीलिए क्रम से चलना पड़ता है आसनों में, बिना क्रम नहीं। और इसमें सुंदरता भी नहीं है बिना क्रम से। और पंजों को मिला के रखना, एड़ी खींची रहे, पंजे खींचे रहें, और पूरा ध्यान आपका अपने लोअर बैक के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर आपने अपना पूरा ध्यान रखना, और बाकी शरीर को आपने शिथिल छोड़ के रखना है। इस बात का ध्यान रखना। पूरा ध्यान कहाँ रखना, लोअर बैक, नितंब अस्थि के ऊपर, कमर के ऊपर, लोअर बैक पर आपने ध्यान रखना है। बाकी शरीर को, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ के रखना। 3 कहने पर फिर अर्ध सर्वांग आसन की स्थिति है ये। इसमें अपने आप को शिथिल रख लेना है, विश्राम देकर रखना है, कंधों को और ढीला छोड़ देना है, और लोअर बैक जो नितंबास्थि है इसको भी रिलैक्स कर देना है, ढीला कर देना है। पंजों को खींच के रखना पूरा 90 डिग्री पर। आप पाँव की स्थिति देख रहे होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पर आपने इसको अर्ध सर्वांगासन के नाम से जानते हैं। एड़ी पंजे मिले रहें, ऐसा नहीं दूर से देखे 2 पाँव नजर आए आपके, दूर से देखे एक ही पाँव नजर आना चाहिए, एक ही पाँव है, ऐसा आपका एक रूपता दोनों पाँव में होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना इन बातों का, अलग अलग ना हो, एड़ी पंजे बराबर रहें। फिर आपने एक बार सर्वांग में जाना। जितना अच्छा आपका सर्वांग आसन होगा, ध्यान दीजिए, जितना अच्छा आपका सर्वांग आसन होगा उतना ही अच्छा आपका हलासन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जितना कमर आप सीधा उठाएंगे, यहाँ दीजिए, यहाँ जितना कमर आपका सीधा रहेगा आपका उतना ही अच्छा। फिर उसमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप मोड़ेंगे कमर से और पूरा पैर सीधा अच्छे से भूमि पर टिका सकते हैं। और यदि आपकी कमर यहाँ से कंधे ही नहीं खुले हुए, कंधे जब नहीं खुलते तो आपका सर्वांगासन भी अच्छा नहीं होगा और हलासन भी अच्छा नहीं होगा। अब जाएंगे, जब हलासन में आते हैं तो आपको एक बार कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करना, हाथों को विश्राम देके भूमि पर रख देना है, सहारा छोड़ देना है, और इनको धीरे धीरे बिना घुटने मोड़े हुए पंजों को धरती की ओर लाने की कोशिश करना है। ठीक, यहाँ तक आप सही क्रम में आ रहे हैं, इतना सबका होता है। तो आगे क्या स्थिति है? अब भूमि पर इनको स्पर्श करा देना। यहाँ ध्यान देना, ये पंजों को विशेष ध्यान दीजिए। पंजे मेरे कैसे? ऐसे बिल्कुल सीधे नीचे भूमि पर फ्लैट रखने, लंबे, न कि आपको पंजों को, अंगूठों को सीधा करके ऐसे स्टैंडिंग पोस्चर में नहीं रखना, लंबे रखना। और पिंडलियों को, आपकी घुटनों को थोड़ा ध्यान देना है, सीधे रहे। इसमें गर्दन दाएं बाएं नहीं करना। हाथों को इतना ही अंतर रखना जितने आपके कंधों में है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। हाथ दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं तो उनको एक नाप तोल है आपके कंधों का, जितने आपके शोल्डर्स लेवल आपका रहता है, डिस्टेंस आपका बीच में है, उतना ही अंतर हाथों के बीच में रखना। रिलैक्स करके छोड़ना। हो सकता है एक बार अपने हाथों को एक इंटरलॉक लगा करके हाथों की उंगलियों के बीच में खींच करके अपने आप को, हाथों को छोड़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है, दूर न जाएं, ये कोशिश बनी रहे। पीठ आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, इसको बीच में ज़्यादा बैंड नहीं करना। यहाँ 90, जैसे सर्वांगासन में हम बिल्कुल सीधे थे, केवल और केवल आप नितंब प्रदेश से ही मोड़ना है, बाकी का शरीर बिल्कुल सीधा आपका रहेगा। इसके बाद क्या करना है आपको? अगला, जिस क्रम से हम गए उसी क्रम से आप वापस धीरे धीरे अपने शरीर को उठा करके लेकर आना है, सेम वही है। और सर्वांगासन में पहुंचना और धीरे धीरे अर्ध सर्वांग में आना,
और उसके बाद अर्ध, जो आपका एक उत्तान पादासन की स्थिति बनती है, 30 डिग्री एंगल तक आपको लेकर आना, और अंतिम में पूर्णतया विश्राम दे देना है। शिथिल दंडासन में नहीं, शवासन में आप अपने आप को विश्राम देंगे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर के विधि के साथ नाम शब्दार्थ जो हमने पढ़ा इसी हलासन का, वहाँ से लेकर के विशेष तक आप यदि कोई विद्यार्थी पूर्णतः नियमित सुनता है, इनको समझता है, तब आप अच्छे एक योग शिक्षक के कोर्स, जो हमारा ये एक सीरीज चलाने का उद्देश्य हमारा तभी पूर्ण होगा जब ये क्रमबद्धता से सीखेंगे। और इसी के साथ आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।